इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया, मगर इस मुल्क पे इसका जो असराफ हुए वो भी आपके सामने है। कि सियासी माहौल अपनी जगह, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की हर शहरी को नुकसान हुआ, पाकिस्तान की जमहूरियत को तो नुकसान हुआ ही। पाकिस्तान की जमहूरियत ने जो प्रोग्रेस 2008 से लेके 2013 तक किया था, 2 स्टेप्स आगे 1 कदम पीछे, फिर 2 स्टेप्स आगे लेते रहे, उसको जो नुकसान पहुंचाया गया 4 साल में वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी का नुकसान पहुंचाना मतलब पाकिस्तान का जो मुकाम है दुनिया में उसको नुकसान पहुंचाना। चाहे वो पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो, खारजा पॉलिसी का नुकसान हो, सियासत का नुकसान हो, उसका बोझ पाकिस्तान उठा रहे हैं। आप पाकिस्तान के अवाम से या किसी के मुल्क के अवाम से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मुआशी हालात बुरे हैं, अगर हमारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से मुआशी हालात बुरे, अगर पूरी दुनिया में मुआशी रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है और हमारा भी उस हिस्से में चलता आ रहा है, अगर कोविड की वजह से पूरी दुनिया पे मुआशी हालात गुजर रहे हैं, पाकिस्तान एक में से उन ममालिक हैं जिस पे वो असर चल रहा है, तो वो समझ में आ जाता है। अगर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है और उसके नतीजे में पूरी दुनिया की ज़राअत को, पूरी दुनिया की मईशत को एक नुकसान पहुंचाया गया है, और उसमें से एक जो नुकसान उठा रहे हैं मुल्क पाकिस्तान है, तो वो भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ हमारा अपना वज़ीर आज़म के फैसले की वजह से पाकिस्तान की मईशत को इतना नुकसान पहुंचाया गया कि हम डिफॉल्ट के खतरे थे। खारजा की सतह पे नुकसान मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ वजूहात से होते हैं। रीजनल क्वेश्चंस की वजह से होते हैं, आपके कौम की जो पॉलिसीज है, आपने अपने मुल्क की जो पॉलिसीज बनाए हैं उनके नतीजे में हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जो मुख्तलिफ रियासतों के साथ ताल्लुक था, उसको नुकसान पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान की अवाम की वजह से नहीं, किसी एक वजीर आजम की अना की वजह से, किसी एक वजीर आजम की किरदार की वजह से हमारा खारजा पॉलिसी का नुकसान हमारा रीजन में, मिडिल ईस्ट के ममालिक में, यूरोप से लेके अमेरिका तक वो नुकसान पहुंचाया गया, और उसका इसको उठाना पड़ता है, उसका बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है, पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ता है। जो इस वक्त खान साहब का है, जिसका सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च है, इसका कोई जमहूरी मकसद नहीं है। खान साहब ने अपना पूरी सियासत गैर जमहूरी कुव्वतों के खंडों पे सवार होके सियासत किया है, और जब ये इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो माजी की तरह मुतनाज़ा किरदार अदा नहीं करना चाहते और एक आईनी किरदार की तरफ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, ये बहुत ही बात है, एक ऐसी बात है जो हर पाकिस्तानी वेलकम करता है, और हर पाकिस्तानी समझता है पाकिस्तान की मुल्क की मुस्तकबिल में अगर तरक्की होना है, जमहूरियत की तरक्की होना है, तो हर इदारा ने अपने किरदार अदा करना है और अपना ही रोल में रह के अपना किरदार अदा करना है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे लॉबीज है, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके लिए अगर ये इंस्टीट्यूशनल फैसला मुतनाज़ा से लेके आईनी किरदार का ट्रांजिशन अमली तौर पे हो जाता है, तो उनका खत्म हो जाता है, उनका सियासी कारोबार खत्म हो जाता है, उनके जो हमेशा की तरह जिस तरीके से वो अपने आप को चला रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो कहानी खत्म और पाकिस्तान एक नई सिमत, एक नई डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। और जब से ये नजर आया कि ये ट्रांजिशन हो सकता है, तब से खान साहब इस कोशिश में है कि वो किसी तरीके से इस ट्रांजिशन को सैबोटेज किया जाए, ये किसी न किसी तरीके से
پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے، اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز ایک پولیٹیکل، اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت کی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور کانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا، تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں، اتنے گرائے و جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے، اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا، یہی دو آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا، لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا اتحادیوں میں سے یہ بات کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے۔ اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے، اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے ہم ہٹا سکتے۔ اور جب پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا، تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن، اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان میں۔ اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے، یہ جو ریجیکٹ کیا گیا یا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا، یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے
हालात से आगे देखते हुए ये फैसला लिया गया और ताया एक्सटेंशन को रिजेक्ट किया गया ताकि पाकिस्तान में मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा किया जाए, आईनी किरदार अदा किया जाए। और अब जो खान साहब इस वक्त कर रहा है, आपके थ्रू खान साहब को और इन सारी कुव्वतों को पैगाम कि अब ये खेल खेलना अभी बंद है। ना पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान की अवाम ये अफोर्ड कर सकता है। और जो आप प्रेसिडेंट्स आज डाल रहे हो, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल बहुत ही खतरनाक हो। मेरा चंद सवाल है, अगर हकीकी आजादी आपका मकसद है, अगर जमहूरियत आपका मकसद है, अगर आपका मकसद ये नहीं है, इफ यू डोंट वांट टू थ्वाट द ट्रांजिशन फ्रॉम अ controversial road to a constitutional road, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? आप हकीकी आजादी के लिए चल रहे हो, अगर आपका मकसद वो ही धमकी मार्शल लॉ या फौरन इंतखाबात आज भी नहीं है, तो फिर इसी हफ्ता को आपने क्यों चुना है कि आप कल ही ऐलान करेंगे अपना लॉन्ग मार्च? अगर आपका मकसद हकीकी आजादी है और पाकिस्तान को एक बार फिर आमरीत की तरफ खेलने नहीं है, तो आपने पिंडी क्यों चुना है कि आप वहां से खिताब करेंगे? ये साफ हमें बताता है कि खान साहब के इस वक्त और खान साहब के जो बैकर्स है उसका मतलब क्या है? उनका मतलब है कि ये कानूनी आईनी प्रोसेस को मुतनाज़ा किया जाए, इस पे सियासत किया जाए, एक बार फिर इस मुल्क की किस्मत के साथ खेला जाए। और वी कैन नॉट अफोर्ड कि एक आदमी की अना की वजह से इस किस्म की सियासत किया जाए। तो मेरा खान साहब से मुतालबा है कि आप ऑपोजिशन में हो, आपका सियासत करना आपका हक है, एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन आप इस प्रोसेस को मुकम्मल करने दें, इस प्रोसेस को मुकम्मल होने दें आईनी और कानूनी तरीके से, और उसके बाद 100 बिस्मिल्लाह में आके जलसा करे, इस्लामाबाद में आके जलसा करे, अपने मुतालबात को बार बार दोहराते रहे। मगर अगर आप इसी हफ्ता और वो भी पिंडी से ये तमाशा करेंगे तो डोंट बिलीव कि आप किसी को फूल कर रहे हैं। फिर सब जानते हैं कि आपका मकसद क्या है, कि आपने एक बार फिर इस मुल्क की जमहूरियत के साथ है, इस मुल्क की मईशत का जो नुकसान आपने पहुंचाया है वो तो आपने पहुंचाया है, और आपका ये लास्ट डिच एफर्ट है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला किया गया कि हम मुतनाज़ा से आईनी अदा करेंगे, ये आपका लास्ट डिच एफर्ट है कि उसको भी सैबोटाज किया जाए, और वही धमकी जो आपने हमें अदम एतबार दिया एक बार फिर करवाने जा रहे हैं कि या जल्दी इंतखाब करो या मार्शल लॉ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने कल भी, माजी में भी ऐसे हर साजिश का मुकाबला किया, हर साजिश को नाकाम करवाया, और आज भी आपका साजिश है, इस साजिश को भी हम नाकाम करवाएंगे। लेकिन आपसे इसलिए दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम सब सियासतदान हैं, हमने सब पाकिस्तान में रह के सियासत करना है, अपने अवाम का नुमाइंदगी करना है, और जैसे हम इस किस्म की सियासत से
गुरेज कर सकते हैं, खुदाफिज कह सकते हैं, तब पाकिस्तान बतौर एक तरक्की करेगा, पाकिस्तान की जमहूरियत तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मीशत तरक्की करेगा। लेकिन जब तक इस किस्म के खिलौने रहेंगे जो हमारे मुल्क और निज़ाम की किस्मत के साथ खेलते रहेंगे, तब उसका जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ेगा। थैंक यू। जी सतीश साहब दाओ तस्को पाकिस्तान ये जो माजी में आपने देखा अनफॉर्चुनेटली 2014 में एक धरना चल रहा था और उस वक्त प्रेसिडेंट शी का दौरा ऑफिशियली स्केड्यूल भी था और उसको आना भी था और सारी चीज़ें तय थे, और खान साहब ने अपने अना को रखते हुए उस ट्रिप का सैबोटाज किया, और उसका नुकसान तो खान साहब ने नहीं भुगतना पड़ा या मियाँ साहब ने नहीं, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा। हमारे सारे जो थे वो उसकी वजह से जुड़े हुए। इस वक्त मैं वज़ीर खारजा के हैसियत से ये तो नहीं कह सकता हूँ कि MBS का जो दौरा होना था उसका रीस्केड्यूलिंग की वजह सिर्फ और सिर्फ खान साहब की लॉन्ग मार्च है। वो इसलिए कि शायद हमारा कोई स्टॉप ओवर भी डिले किया गया, मगर एक तो दूसरे मुल्क क्राउन प्रिंस ने जाना था, डिले हुआ। मगर मैं ज़रूर समझता हूँ कि जो भी फैसला होगा उसमें थोड़ा बहुत इसका भी इन्फ्लुएंस हुआ होगा कि अगर उस वक्त इस किस्म का तमाशा चल रहा है तो डिप्लोमेटिक मुश्किलात आ जाएंगी। जी सतीश साहब ये बताइएगा कि जब इतना कुछ हो गया 9 अप्रैल से लेके अब तक, पहले आपको उन्होंने आइन तोड़ा, गैर कानूनी तरीके से इसम की कोशिश की, फिर एक साइफर आया, वो भी साबित हो गया कि वो भी गैर कानूनी है या वो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हुकूमत को क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ? किनके खिलाफ? इमरान खान साहब के खिलाफ। अब तो जस्टिफाई हो गया कि उन्होंने आइन भी तोड़ा है, उन्होंने और भी कई बातें की हैं जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं की। वो ऐसे बातें तो कर रहे हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि मैं आपको पाकिस्तान के अवाम को समझाने की कोशिश करूं कि ये हरकतें और ये बातें और इस किस्म की सियासत का मकसद क्या, और वो ये है कि हमारा जो लीगल और आईनी तरीका है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का, उसको मुतनाज़ा बनाने, उस पर सियासत खेलने के लिए, और उसका हम सख्त मुज़ाहमत करते हैं, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो पाकिस्तान की जमहूरियत और हमारा पूरा निज़ाम के लिए हो सकता है। उसके तहत मैं खान साहब से भी अपील करता हूँ कि वो होश का नाखुन ले, और कोई मुश्किल नहीं होगा कि 1-2 हफ्ता ये अपना मार्च डिले करे, कि प्रोसेस को पूरा होने देता कि मैं भी ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ कि आपने ये मार्च से किया कि आपने ये प्रोटेस्ट को मुतनाज़ा किया। जहाँ तक लीगल एक्शन है वो लॉ मिनिस्ट्री और इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री से जरूर सवाल पूछे। मैं समझता हूँ कि जहाँ भी कानून तोड़ा है तो उसका रूल ऑफ लॉ अमल होना चाहिए। जी खालिद साहब का एक सेकंड खालिद साहब ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें। काबल नहीं है कि आपकी जो कवरेज होती है वो हम तक पहुंचा सके। आपके बहुत सारे दौरे ऐसे थे जो मिसिंग हुए हमसे और आपकी कवरेज जो नहीं हो सकी, बहुत इंपॉर्टेंट दौरे थे। इस हवाले से भी आप जरूर कीजिएगा। दूसरा जो मेरा सवाल है वो ये है कि एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन, क्या आप आर्मी चीफ के हवाले से वज़ीर आज़म को कोई मशवरा देने जा रहे हैं, या आपकी उसमें कंसल्टेंसी शामिल है, या फिर वो खुद ही जो भी ऐसा करेंगे वो आपको कबूल होगा? जहाँ तक आर्मी चीफ पे तैनाती है, कानून के तहत वज़ीर आज़म का राज है। वज़ीर आज़म
जो भी आर्मी चीफ तयन करेगा, पूरा कौम उसको अपना सिलसिला मान के उसी तरीके से सिलसिला के साथ देगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अपना कानूनी जो काम है वो सही तरीके से किया जाएगा, बिल्कुल इनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक मीडिया का आपका जो है उस पर हम बिल्कुल रिव्यू करते हैं। शायद ये एक नया सूरत हाल पैदा हुआ है, जो वज़ीर ख़ारजा एक पार्टी का चेयरमैन भी हो, तो उस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए हम कुछ सोचते हैं कैसे किया। जी फुरकान साहब, फुरकान साहब, सर आपने इमरान खान के साथ अली फुरकान साहब जी। आप कह रहे हैं कि उस ट्रांजिशन हासिल करने के लिए है मुतनाज़ा है, एक पार्टी के सरबराह है, तो पेशबंदी आपने इसके लिए कर रखी है उनकी जगह पे, या दोबारा इसी तरीके से दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैंने जो कहना था इसके हवाले से मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट पे कम फोकस किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च का मकसद रावलपिंडी में शुरू करना, इन्हीं डेट से नफी करना जिन डेट्स पे ये सारे समरीज ने मूव करना है। साफ मुझे आई डोंट हैव टू बी अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू सी। अच्छा जानता है कि ये शख्स जो है ये इस तैनाती को मुताज़ा करना चाहता है, इस पे सियासत खेल रहा है। ये जो ट्रांजिशन, जो इंस्टीट्यूशनल डिसीजन कहा गया है मुतनाज़ा से आईनी किरदार तक, अगर ये ट्रांजिशन पूरा हुआ तो खान साहब जैसे काफ़ी लोगों की जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसको रोकने के लिए एक लास्ट डिच एफर्ट किया जाता है। मसला ये है कि जब आप सिर्फ आपके लिए सोचते हो, फिर उसका नुकसान सिर्फ खान साहब को नहीं भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ेगा। मेरा जो अपील है खान साहब से वो यही है कि वो सियासत करते रहे, सियासत के दायरे में रहे। इस खेल के जब वो हिस्सा बनेगा तो वो एक खतरा रास्ता पे अपना सफर कर, और he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. एजाज साहब, अगर सवाल कुछ शॉर्ट हो ताकि सवाल करना चाहते हैं जी। जैसे कल आपने छोटा सा अभी आपने ये कहा कि इमरान खान साहब भी जाना चाहते हैं, तो में आपको याद होगा आपने भी कहा था कि पिंडी में धरना देना चाहिए। तो आपके ख्याल में इमरान खान पिंडी में कहाँ धरना देना चाहते हैं, किसके खिलाफ पिंडी जाकर एहतजाज करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि खान साहब अपना जो सियासत है, अपना एहतजाज है, वो इस प्रोसेस से लिंक करवा रहा है। और यही वजह है कि वही डेट्स चुने गए हैं जिससे ये ब्यूरोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स है इस तैनाती के लिए उसको उनको होना है। और यही वजह है कि वो पिंडी जाना चाह रहा है। जब हम पिंडी जाना चाह रहे थे तो उस वक्त ना कोई तैनाती हो रहा था, ना ऐसे कुछ चीज चल रहा था। हाँ, हम इसलिए चाह रहे थे कि 97 का बरसी था और हम चाह रहे थे कि एक बार हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी उसी शहर में मनाया जाए जहां शहीद बीबी शहीद हुआ। जो खान साहब सियासत की कोशिश कर रहा है इस तैनाती पे, he is going to not only damage institutionally एक इदारा जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन मुकम्मल हो जाए, मगर इसका खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। और खान साहब की गलतफहमी है कि ये अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा तो उसका ज़ात को कुछ सियासी फायदा होगा। तारीख गवाह है कि जब भी ऐसे मोड़ आ जाता है तो खान साहब को कोई फायदा नहीं होगा, इससे गैर जमहूरी कुव्वतों को फायदा होगा। सुहेल साहब, सुहेल ये बताएं, एक तो योम तासीस आ रहा है, इस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, या आप उसको जश्न के तौर पे मनाएंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए? दूसरा, एक शख्स के बारे में आपने असेंबली में कहा था कि इस शख्स को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, क्या आप उस शख्स के जरिए या उस शख्स को
کیا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یوم ہاں، تاسیس یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے، مشکلات ہیں. اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں. تو اس سال کے اختلاف کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے. اور یہ میری پارٹی کے لیے، میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے. اور ہم پھر آخری وقت بھی یہ فیصلے کریں گے کہ اس شہر میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے. اور ہم ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں. جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں تو اس کی بات پھر ذرا سن لیں. علمدار صاحب شارٹ سوال. آپ نے کہا کہ عمران خان، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورا سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے، عوام مر رہے ہیں، عوام کو اس وقت ضرورت ہے. لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی. عمران خان ہی ٹارگیٹ ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں ہوتی، اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے، سیلاب ہی پرائیورٹی، اور نہ صرف اس پریس کانفرنس وغیرہ، کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس، ہر وہ انٹریکشن جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے اور جس سے لاکھ متاثر ہو. میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا. اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا، لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے. میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیتے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کی دوستوں کو ساتھی اور آپ کے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس سے آپ بچ چکے ہو، یہ غلط فہمی ہوگا. سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کو مدد تو کرنا چاہیے اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے. لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی آلات، جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے، اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم کو لے کر آنا. اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ. انفارچونیٹلی وی ہیونٹ مینیجڈ ٹو گیٹ دیٹ. اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا، جب کووڈ آیا تھا اور اس صاحب نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا، ہمیں اپنا لانگ مارچز کرنے تھے، اپنے سلسلہ. میں نے اچانک کہا کہ دس از ایمرجنسی، کیٹاسٹروفی، نیچرل کیٹاسٹروفی، اور خان صاحب جیسے بھی ہے ملک کا وزیر اعظم ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھے. اور اس انفارچونیٹلی سیلاب کے وقت ہمارا مخالفین نے اس قسم کی سیاست نہیں اپنایا.
عثمان آپ کے فادر بھی صدر رہے ہیں، صدر مملکت، اور اپنے اختیارات اپنے ہاتھ سے پارلیمنٹ کو دیے. آج ایک صدر جس بلڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے آئینی کردار کے اوپر آپ کیا کہیں گے، اور کیا پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ خوف ہے کہ اگر تعیناتی کی سمری ایوان صدر گئی تو کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، کوئی ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر سکتے ہیں؟ سو جہاں تک عارف الوی صاحب کا کردار ہے، صدر عارف الوی کا پہلے امتحان لیا گیا ہے کہ کیا صدر عارف الوی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کے عوام اور جمہوریت کے ساتھ اپنا وفاداری دکھائے گا یا خان صاحب سے دوستی نبھائے گا. اور عدم اعتماد کے وقت صدر عارف الوی نے غیر آئینی کام کرتے ہوئے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ڈیزالو کروانے کی کوشش کی. آخری چانس ہے الوی صاحب کا. امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت ساری چیزیں چلیں گے. اگر صدر عارف الوی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر عارف الوی کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا. نقوی صاحب اس میں وفاق کا کوئی نمائندہ شامل نہیں. کیا جو اے آئی ٹی کا فیصلہ ہوگا اور وفاقی حکومت کو قبول ہوگا؟ وفاق کا نمائندہ شامل نہیں ہے تو نہ ہو، مگر وہ جو تحقیقات ہیں وہ صحیح طریقہ سے کام کرنا چاہیے. اور اگر غیر جانبدار طریقہ سے یہ نہ صرف انویسٹیگیشن ہوا، اس کا رپورٹ بھی غیر جانبدار طریقہ سے بنتا ہے تو میرا خیال نہ صرف میں مگر پورا قوم اس کو قبول کرے گا. اگر اس سے سیاست کھیلا جا سکتا ہے، کھیلنے کی کوشش کیا جاتا ہے تو obviously یہ بھی متنازع ایک قدم بنے گا. ذوالفقار راول صاحب، ابھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب یہاں پہنچے تھے اور اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی تو سمجھ میں یہ ہے کہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے. اور پھر مسلم لیگ کے اسٹیٹمنٹ کیا خواجہ صاحب رفیق اور باقیوں کے کہ منڈے سے جو ہے وہ ٹرانزیشن کا جو عمل ہے اسمبلی پرامن طریقے سے ہو جائے گی. لیکن ابھی آپ کی پریس کانفرنس سے لگ رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی سیاسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو کیا سر آپ سمجھ رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ٹرانزیشن کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی سیاسی؟ تو جہاں تک صدر زرداری کا یہ بات کا موقف ہے، آئی تھنک صدر زرداری کا اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا اختیار ہے کہ آرمی چیف کا تعیناتی ہو، اور ہم سب پہ اعتماد بھی کرتے ہیں کہ یہ قانونی اور لیگل طریقے سے پروسیس بھی مکمل ہوگا، اور جو بھی اپوائنٹ کیا جائے گا وہ پورا قوم اس کو صرف اصلاح قبول کریں گے. جہاں تک میرا آج کا پریس کانفرنس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چند ہفتوں کا سلسلہ کے نتیجے میں، چند دنوں کے ہفتے کے نتیجے میں، یہ خان صاحب کے شروع دن سے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کرونالوجیکلی سمجھایا اپنا پریس کانفرنس میں کہ عدم اعتماد کے وقت اس نے آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کیا، تاحیہ ایکسٹینشن آفر کیا تاکہ متنازع سے آئینی جو ٹرانزیشن ہمارے ادارے کے ہونے ہیں اس کا وہ سیبوٹاج کر سکے اور ہمیں وہ جلدی الیکشن یا مارشل مقدم کی چلا سکے. میں کہ لانگ مارچ کے دوران اس کا یہی مقصد تھا، وہ بھی ناکام ہوا. کل جب میں نے سنا کہ شاید کل یا پرسوں خان صاحب اعلان کرے گا اور وہ پنڈی پہنچیں گے تو میں نے سمجھا کہ یہ تو تھوڑی سی عجیب بات ہے کہ انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے، انہی دن کے لیے انتظار کیا جائے کہ جب آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، قانون اور آئین کے تحت یہ فیصلے موو کرنا ہے، پھر اسی شہر کو چننا ہے جو ان دنوں میں فوکس میں ہوگا. تو ضرور مجھے یہ لگے گا کہ سیاق خان صاحب وہی سازش کو برقرار رکھتے ہوئے اسی ٹرانزیشن کو جو متنازع کردار سے آئینی کردار ہم سب چاہیں کہ اپنایا جائے، اسی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے، وہی دھمکی کو دہرانے کے لیے کہ مارشل لا ہوگا یا میرے الیکشنز اب ہوں گے،
उसी को दोहराने के लिए ये सिलसिला चल रहा है। एंड द प्रॉब्लम इज कि इस कोशिश से हमारे इदारे मुतनाज़ा होते हैं बिला वजह। हमारा एक बहुत बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि इमरान समझता है कि एक दिन आगे चले जाएगा, यही हरकत करके पता नहीं क्या नतीजे निकलेगा। हर 3 साल बाद पिंडी में धरना होगा अगर इस तरीके से हम सियासत खेलेंगे। और ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के इदारे के लिए बहुत खतरनाक प्रेसिडेंट है। मैं पाकिस्तान की सियासत को ये रुख लेते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई सियासतदान उठे और किसी जनरल को कह दे जिंदाबाद, और कोई दूसरा सियासतदान उठे और किसी दूसरे जनरल को कह दे मुर्दाबाद। ये एक गैर सियासी प्रोसेस होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन इंस्टीट्यूशनल फैसला लिया गया है कि हमने मुतनाज़ा से आईनी किरदार अदा करना है, तो हमें उस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारा ये कुछ नहीं होना चाहिए कि हर मौके पे और हर तरीके से हम इनको प्रोवोक किया जाए, वर्गलाया जाए, मजबूर किया जाए कि गैर आईनी और गैर कानूनी रवैया अपनाया जाए। तो इसलिए मैंने समझा जरूरी है कि इस अहम इशू पे मैं आपसे अपना थॉट शेयर करें। मलिक सही साहब। मेरा सवाल ये है कि कल जब तरीके आज़म में समात लाई जा रही थी तो पीडीएम में छोटी जमातें भी साथ थी। आज जब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हो रहा है तो आप समझे कि वज़ीर आज़म को उन पर समात में लेना चाहिए, और या पीपल्स पार्टी ये समझती है कि बगैर किसी मशावरत के वज़ीर आज़म जो भी नाम देंगे वो काबिल कबूल होगा। और दूसरा सर केपी गवर्नर की जो सीट है वो बड़े अरसे से खाली है और उस पर जो एहतासी हैं उन पर बातचीत की इतलात भी आ रही थी, उस पर फैसला क्यों नहीं हो पा रहा? जहाँ तक मुशावरत की बात है, मेरे ख्याल में जब वो फाइल्स मूव करना शुरू हो जाते हैं तो सब वज़ीर आज़म का फैसला को तो सपोर्ट करेंगे, मगर ज़रूर वज़ीर आज़म साहब का एक मुशावरती अमल भी उसमें होगा। इस वक्त इसलिए काबिल उस वक्त है कि हमारा वज़ीर आज़म साहब का तो कोविड का सिलसिला चल रहा है, तो जैसे वो निकलता है तो हमारे साथ भी और दूसरों के साथ एक इंटरेक्शन हो सकता है, मगर रसूली तौर पे जो कानूनी तरीका है, जो आईनी तरीका है, हम सब उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरा आपका गवर्नर पे में तो बिल्कुल आप जिन्होंने ये फैसले करना है उनसे जरूर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा as far as I was aware, ANP ने गवर्नर बलोचिस्तान, गवर्नर पख्तूनख्वा लेना था, और PDM के शामिल जमातों को ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा इस पे कंसेंसस ना बनने की वजह से खान साहब को एक मुफ्त में एक्स्ट्रा गवर्नर मिल रहा है, और उसको जरूर जो भी वजह है कि ये इस फैसला पे अमल नहीं हो रहा था, मेरा ख्याल में इस पे अमल होना चाहिए। मोहसिन। में जो टाइम है वो भी ये बता रहा है, जो बयानात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान के, वो भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर फसाद और आग जलाओ घराव भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो इत्तेहादी हुकूमत है क्या ये फैसला ले सकती है? अगर वज़ीर आज़म से हालात नहीं समझे तो गवर्नर राज जो है वो ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, और आपसे क्या इस ऑप्शन पे आप लोगों ने गौर किया, क्योंकि ये आईनी ऑप्शन? हम चाहेंगे कि जमहूरियत का रास्ता अपनाया जाए। हम चाहेंगे कि जबकि हमें नहीं पसंद अपना अपोजिशन का एहतजाज, उनका एहतजाज करने का भी हक है। हम उनका एहतजाज रोकने का भी नहीं सोच रहे हैं, ना मैं ये तजवीज़ दे रहा हूँ। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ताकि आपके ऊपर ये छाप ना लगे, ये इल्ज़ाम ना लगे कि आप आर्मी चीफ की तैनाती पे सियासत कर रहे हैं, आप इस आईनी और कानूनी प्रोसेस को मुतनाज़े बन रहे हो, ताकि ये आप पे इल्ज़ाम ना लगे। आप अपना डेट और जगह जो है वो चेंज करें, जैसे ही अमल मुकम्मल होता है आप ये अपना काम करें। जहाँ तक गवर्नर राज की बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत से कार्ड्स यूनिटी गवर्नमेंट के हाथ में है, जो हमने अभी तक नहीं खेला। और मैं खान साहब को एडवाइस दूंगा कि वो अपने आप को ऐसे
चलाए और अपना सियासत को ऐसे चलाए कि हमें मजबूर ना किया जाए कि हमें ऐसे कोई कदम उठाना पड़े जो हम नहीं अपनाना चाहते। इंतजार। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये बताइएगा कि आपने जैसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क सिर्फ एक तैनाती की वजह से मुअल्लक है। इस तरह से आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह कर दिया था कि मैं मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेना चाहूँगा, वक्त पर रिटायर हो जाऊँगा, तो क्यों हुकूमत जो है उसने इतना टाइम लिया? वो क्यों फैसला नहीं कर रही कि इल्हाम बन रहा है? दूसरी तरफ इमरान खान को भी ऐसे लग रहा है जैसे टाइम दिया जा रहा है, ठीक है आते जाओ हम देखते हैं। आई थिंक एक तो हुकूमत ने इस पे सियासत नहीं खेलना था, और बिल्कुल जो आइन और कानून की तनाज़ुम में ये काम पूरा करने की कोशिश और इरादा ही था, और वो काम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली अगला हफ्ता से शुरू होना है। जहां तक खान साहब की कोशिश, तो बिल्कुल ये कि इस मकसद को, इस कोशिश को, इस पूरा अमल को मुतनाज़िर बनाया जाए, इसमें असर किया जाए, इससे फायदा लिया जाए, और उस पे हम ना सिर्फ मुज़ाहमत करने मगर तजवीज़ दे रहे हैं कि ऐसे ना किया जाए। ओके, निम्रा साहब, लास्ट क्वेश्चन जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर अभी वो की सूरत हाल चल रही है, आपने खुद को जिक्र किया कि मुल्क मुखालिफ कुव्वत है पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने की बात कही है आप और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर खारजा, इसको कैसे देखते हैं, कैसे प्लान रखते हैं कि इससे बेहतर तौर पर हम हुकूमत सकते हैं? और दूसरा, क्या पाकिस्तान अपने मफाद के लिए अपनी जो आवाम है उनको जो सस्ती चीज़ें मिल सके, क्या हमारा कोई दूसरे मुआहदा होने जा रहा है और गंदम, गैस या ऑयल, तो इस तरह की कोई चीज़ पाइपलाइन में है? जहाँ तक जो माशी सूरत हाल है मुल्क में, जैसे कि अब मैंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया, बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान को डिफॉल्ट की खतरा से बचा दिया गया था, और वो डिफॉल्ट एक मतलब खान साहब का खुश था हमारा मीशत, और बिला वजह हमारे अवाम को महंगाई की सूरत में बहुत सी चीज़ों को भुगतना पड़ा, बोझ उठाना पड़ा। अब जो मुआशी मुश्किलात पैदा करने के खर्चा है, वो तो हमारे जो कुदरती आफत हुआ, जो सैलाब हुआ है, उसके नतीजे में मुआशी मुश्किलात होंगे। जितना टाइम हम इस किस्म के मार्च पे ज़ाया करेंगे, उतना टाइम ज़ाया होगा जहाँ हमें अपने अवाम को तवज्जो देना चाहिए और इस मसाइल का हल निकालने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक रूस की बात है, हमने वीट तो मंगवाया है रूस से, मेरा इल्म में है कि उसने आना है, लेकिन अगर हमारा ये गलतफहमी है कि एक्स्ट्रा सस्ता कीमते पे होंगे, नहीं पूरा दुनिया, चाहे वो तेल हो, चाहे वो वीट हो, चाहे वो सारी चीज़ें अब महंगे पड़ रही हैं, खासतौर पर ना सिर्फ कोविड की वजह से मगर यूक्रेन की जंग की वजह से इनको कमोडिटीज़ की कीमतों में बहुत असर हुआ है। मगर इंशाअल्लाह ताला हम वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म साहब की जो मुआशी टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है, उस पर पूरी तरीके से एहतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं कि वो इन सारे मसाइल के हल निकालेंगे। ओके सर, आखिरी सवाल करना चाहते हैं अहमद नवाज साहब। चीफ ऑफ आर्मी साहब की तैनाती के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और दूसरा इमरान खान को फेस सेविंग देने के लिए उनका काबिल वक्त इंतखाबात का जो है डिमांड वो पूरी करेंगे। आइन और कानून के मुताबिक जो प्रोसेस चलता है वो ही रहता है। वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो पूरा ये तैनाती का सिलसिला भी मुकम्मल हो जाएगा। खान साहब का फेस सेविंग खान साहब के अपने हाथों में। खान साहब ने अपने आप को बाकी एक लीडर साबित करना है, जो कौम के मफाद में सोचता है, अपने ज़ात से आगे देखता है, तो वो खुद ब खुद अपना लॉन्ग मार्च को मुलतवी करेगा और उन डेट्स में रखेंगे कि जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ हो। अगर खान साहब का ये इंटरेस्ट नहीं है, अगर खान साहब अपना ज़ात को मुल्क के मफाद से आगे रखेगा, ये साजिश जारी रखेगा, ये जो ट्रांजिशन होना है मुतनाज़ा किरदार से आइनी किरदार तक, उसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाना है, तो फिर
وہ نہ اپنے آپ کو فیس سیونگ دے گا اور ملک کی معیشت کو، ملک کے حالات کو، ہمارا جمہوریت کو، ہمارا نظام کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے. تھینک یو. تھینک یو.